आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे। सोचिए अगर हम 2000 साल पहले किसी वैद्य के पास जाते तो वो हमें कैसे देखते। वो सिर्फ ये नहीं पूछते कि तकलीफ क्या है, बल्कि वो ये समझने की कोशिश करते कि आप कौन हैं। आज हमारे पास चरक संहिता के एक अध्याय रोगानिक विमान के कुछ अंश हैं और हम इसी प्राचीन नैदानिक यात्रा को मतलब डायग्नोस्टिक जर्नी को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। देखिए, इस अध्याय का उद्देश्य रोगों की गिनती करना नहीं है, बल्कि उस नजरिए को समझना है जिससे आयुर्वेद बीमारी की, कह सकते हैं, पूरी कुंडली तैयार करता है। यह एक ढांचा है, एक सोचने का तरीका जो बीमारी से पहले बीमार को समझने पर जोर देता है। अच्छा, तो ये सिर्फ बीमारियों की लिस्ट नहीं बल्कि स्वास्थ्य को देखने का एक पूरा नजरिया है। चलिए इस प्राचीन ज्ञान की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये आज हमारे लिए कितना मायने रखता है। तो जैसा कि हमारे स्रोतों में बताया गया है, ये अध्याय किसी भी बीमारी को समझने के लिए एक तरह की 5 सूत्रीय जांच सूची देता है। अ 5 पॉइंट चेकलिस्ट। ये सिर्फ बीमारी का नाम बताने से कहीं आगे जाता है। इसकी पहली कसौटी क्या है? इसकी पहली कसौटी है प्रभाव भेद, यानी बीमारी का अंजाम क्या हो सकता है। ग्रंथ रोगों को दो हिस्सों में बांटता है, साध्य यानी जो ठीक हो सकते हैं, और असाध्य यानी जो ठीक नहीं हो सकते। बिल्कुल, ये सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल है जो एक वैद्य खुद से पूछता है। एक मिनट रुके। असाध्य या इनक्योरेबल, ये सुनने में बहुत अंतिम और निराशाजनक लगता है। क्या इसका मतलब था कि वैद्य हाथ खड़े कर देता था या इसका कोई और गहरा मतलब था? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, असाध्य का मतलब हमेशा ये नहीं था कि अब कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब था कि इस रोग को जड़ से मिटाया नहीं जा सकता। ऐसे में उपचार का लक्ष्य जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, लक्षणों को कंट्रोल करना और रोगी को आराम देना होता था। अच्छा। ये उम्मीद खत्म करना नहीं, बल्कि यथार्थवादी उम्मीदें तय करना था। इससे वैद्य और रोगी दोनों के लिए एक स्पष्टता आती थी। समझ गई। ये असल में प्रोग्नोसिस तय करने जैसा है। तो अंजाम जानने के बाद अगला कदम क्या होता था? अगला कदम है बलभेद, यानी बीमारी की ताकत को मापना। रोग मृदु हो सकता है, यानी हल्का, या फिर दारुण, यानी बहुत गंभीर और पीड़ादायक। इससे यह तय होता था कि इलाज कितनी तेजी से और कितनी आक्रामकता से करना है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि बीमारी ठीक होगी या नहीं और वो कितनी गंभीर है। इसके बाद आता है अधिष्ठान भेद, यानी बीमारी का पता कहाँ है? क्या ये शारीरिक है जो शरीर के अंगों में है, या ये मानस है जो मन में है। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, ग्रंथ ये भी मानता है कि ये दोनों अक्सर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। शारीरिक और मानसिक, ये वर्गीकरण तो आज भी मॉडर्न मेडिसिन का आधार है। कमाल है। चौथा जोड़ा कौन सा है? चौथा है निमित्त भेद, यानी बीमारी का कारण क्या है। क्या ये निज है, मतलब शरीर के अंदर की किसी गड़बड़ी से पैदा हुई है, या फिर यह आगंतुज है, यानी किसी बाहरी वजह से आई है। रुकिए, इसे थोड़ा और सरल करते हैं। तो निज मतलब सिस्टम के अंदर का बग, जैसे कोई हार्मोन का असंतुलन, और आगंतुज मतलब बाहर से आया हुआ हमला, जैसे कोई चोट या इन्फेक्शन, है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही इसका सार है। और पांचवा और आखिरी जोड़ा है आशय भेद, जो शरीर के अंदर उसकी उत्पत्ति के स्थान को और सटीक करता है। ओके। क्या ये अमाशय समुत्थ है, यानी पाचन तंत्र के ऊपरी हिस्से से शुरू हुआ है, या पक्वाशय समुत्थ, यानी पाचन तंत्र के निचले हिस्से से? वाह, तो ये सिर्फ एक लेबल नहीं है, ये तो बीमारी की पूरी प्रोफाइल है। अंजाम, तीव्रता, स्थान, कारण और उत्पत्ति, ये तो किसी भी मरीज को समझने का एक बहुत ही गहरा और व्यवस्थित तरीका है। बिल्कुल। और इसी वर्गीकरण से ये भी साफ होता है कि रोग जिन्हें व्याधि कहा गया है वे अनगिनत हो सकते हैं, लेकिन उनके मूल कारण, जिन्हें दोष कहते हैं, वो गिने चुने ही हैं। अच्छा। हाँ, एक ही मूल कारण कई अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा कर सकता है। चलिए फिर इन दोषों पर ही आते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि आयुर्वेद में हर समस्या की जड़ यही दोष है, लेकिन ये सिर्फ वात पित्त कफ तक सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्रंथ बहुत स्पष्ट रूप से दो तरह के दोषों की बात करता है। पहले हैं मानसिक दोष, रज और तम। रज और तम? हाँ, रज यानी जुनून, गति और बेचैनी, और तम यानी जड़ता, अज्ञान और अंधकार। इन्हीं से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या जैसी मानसिक विकृतियां पैदा होती हैं। और दूसरे शारीरिक दोष हैं जिनके बारे में हम ज्यादा सुनते हैं। हाँ, दूसरे हैं शारीरिक दोष, वात, पित्त और कफ। इनके असंतुलन से बुखार, दस्त, सूजन जैसे शारीरिक रोग होते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ग्रंथ कहता है कि ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। मतलब आज जिसे हम साइकोसोमैटिक या मनोदैहिक बीमारियां कहते हैं, उसकी बात हजारों साल पहले की जा रही थी कि हमारा मन हमारे शरीर को बीमार कर सकता है। निश्चित रूप से। ग्रंथ कहता है कि जब कोई मानसिक या शारीरिक रोग लंबे समय तक बना रहता है तो वे एक दूसरे में मिल जाते हैं।
लंबे समय का क्रोध आपके पाचन को खराब कर सकता है और लंबे समय का बुखार आपको चिड़चिड़ा और अवसादग्रस्त बना सकता है। वे एक दूसरे को प्रभावित करने लगते हैं। स्रोत में रज और तम के रिश्ते पर भी एक गहरी बात कही गई है कि तम यानी जड़ता बिना रज यानी जुनून की ऊर्जा के सक्रिय नहीं हो सकती। अच्छा, मतलब आलस को भी सक्रिय होने के लिए किसी इच्छा या जुनून की चिंगारी चाहिए होती है। बिल्कुल। ये आपसी जुड़ाव वाला विचार बहुत गहरा है। क्या ग्रंथ इस पर भी बात करता है कि कैसे एक बीमारी दूसरी बीमारी को जन्म दे सकती है, जिसे हम प्राइमरी और सेकेंडरी इलनेस कहते हैं? हाँ, और ये निदान और उपचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ग्रंथ में अनुबंध्य और अनुबंध कहा गया है। अनुबंध्य है मुख्य या प्राथमिक रोग। ये स्वतंत्र है, इसके लक्षण साफ होते हैं और इसका इलाज सीधे इसी की दवा से होता है। और अनुबंध? अनुबंध गौण या द्वितीयक रोग है। यह मुख्य रोग पर निर्भर होता है। यह तब तक ठीक नहीं होता जब तक आप मुख्य रोग का इलाज न करें। इसके लक्षण कभी कभी मुख्य रोग से उल्टे भी हो सकते हैं, जो वैद्य को भ्रमित कर सकते हैं। क्या इसका कोई सरल आज के जमाने का उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि किसी को काम का बहुत ज्यादा तनाव है। ये हो गया मुख्य रोग यानी अनुबंध्य। अब उस तनाव की वजह से उसे रोज सिरदर्द रहता है और रात में नींद नहीं आती। ये सिरदर्द और अनिद्रा हो गए गौण रोग यानी अनुबंध। अच्छा। अब आप कितनी भी सिरदर्द की गोली खा लें, वो तब तक पूरी तरह ठीक नहीं होगा जब तक आप मुख्य कारण यानी तनाव का इलाज नहीं करते। सही बात है। सही वैद्य गौण लक्षणों के पीछे छिपे मुख्य कारण को पकड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इलाज के लिए मुख्य कारण को पकड़ना जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि एक ही दवा हर किसी पर एक जैसा असर नहीं करती होगी। इसमें शरीर की अपनी भूमिका भी तो होगी। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं पर अग्नि का विचार आता है। ग्रंथ कहता है कि हर शरीर के अंदर एक अग्नि होती है। ये हमारी पाचन और चयापचय की शक्ति है, हमारा मेटाबॉलिज्म। शरीर का इंजन। हाँ, शरीर का इंजन। और ये इंजन 4 तरह का होता है। 4 तरह का इंजन? ये दिलचस्प है। हाँ, पहली है तीक्ष्ण अग्नि, यानी बहुत तेज जलने वाला इंजन। ऐसे लोग कुछ भी कभी भी खाकर पचा लेते हैं। ये आमतौर पर पित्त प्रधान लोगों में होती है। इसके ठीक विपरीत है मंद अग्नि, यानी बहुत धीमा इंजन। जरा सी भी भारी या गलत चीज खाने से इनका सिस्टम गड़बड़ा जाता है। ये कफ प्रधान लोगों में मिलती है। और बाकी 2? एक तो शायद अनियमित है। हाँ, तीसरी है विषम अग्नि, यानी ऐसा इंजन जो कभी तेज चलता है, कभी बंद पड़ जाता है। बिल्कुल। ऐसे लोग कभी भारी खाना भी पचा लेते हैं और कभी हल्की खिचड़ी भी पेट खराब कर देती है। ये वात प्रधान लोगों से जुड़ी है। और चौथी? और सबसे अच्छी है सम अग्नि, एक संतुलित इंजन जो सामान्य खानपान को आराम से संभाल लेता है। यही स्वास्थ्य का लक्ष्य है। इसका मतलब ये हुआ कि इलाज तय करने से पहले वैद्य को ये देखना पड़ता था कि मरीज का मेटाबॉलिक इंजन कैसा है। जिसकी अग्नि मंद हो, उसे आप भारी दवा नहीं दे सकते, वो उसे पचा ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। दवा की मात्रा, उसका प्रकार, भोजन, सब कुछ व्यक्ति की अग्नि को देखकर तय किया जाता है। ये व्यक्तिकृत चिकित्सा, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का मूल सिद्धांत है। ग्रंथ लोगों का भी वर्गीकरण करता है। और यहीं पर प्रकृति का विचार आता है, जिसके बारे में स्रोत में एक बहुत दिलचस्प बहस का जिक्र है। हाँ, ये इस अध्याय का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्रोत बताता है कि उस समय कुछ विद्वानों का मानना था कि कोई भी इंसान पूरी तरह से संतुलित नहीं हो सकता। इसलिए वे लोगों को वात प्रकृति, पित्त प्रकृति या कफ प्रकृति का कहते थे, ये मानते हुए कि एक दोष का बढ़ावा होना ही उनकी स्वाभाविक पहचान है। लेकिन ग्रंथ इस बात से सहमत नहीं है। क्यों? नहीं, ग्रंथ इस तर्क को खारिज करता है। उनका कहना है कि ये लॉजिक सही नहीं बैठता। कैसे? क्योंकि प्रकृति का मतलब ही है स्वाभाविक या सामान्य अवस्था, और किसी दोष का बढ़ावा होना सामान्य कैसे हो सकता है? वो तो एक असंतुलन है, एक विकृति है। आदर्श अवस्था तो संतुलन की ही है, जिसे आरोग्य या स्वास्थ्य कहते हैं। तो फिर ग्रंथ क्या सुझाव देता है? इन लोगों को क्या कहा जाए? ग्रंथ कहता है कि वात प्रकृति जैसे शब्द इस्तेमाल करने के बजाय वातल, पित्तल और श्लेष्मल जैसे शब्दों का प्रयोग बेहतर है। अच्छा। ये शब्द ये दिखाते हैं कि ये उनकी आदर्श स्थिति नहीं है, बल्कि उनमें एक विशेष दोष की अधिकता, ये प्रवृत्ति है। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि सोच का एक गहरा फर्क है। हाँ, ये व्यक्ति को उसकी बीमारी से नहीं, बल्कि उसकी स्वाभाविक स्वस्थ अवस्था से पहचानने की कोशिश है। तो इन अलग अलग तरह के लोगों के लिए, यानी वातल, पित्तल और श्लेष्मल, क्या उपचार के सिद्धांत भी अलग अलग हैं? हाँ, बिल्कुल। हर प्रकार के लिए उनके बढ़े हुए दोष को शांत करने के विशिष्ट तरीके बताए गए हैं। जैसे वातल व्यक्ति, जिनका शरीर रूखा और मन चंचल होता है, उनके लिए स्नेहन यानी तेल का प्रयोग, स्वेदन, मीठे खट्टे नमकीन भोजन और मालिश जैसे उपाय बताए गए हैं जो स्थिरता और पोषण दें। और पित्तल लोगों के लिए, जिनकी अग्नि तेज होती है और स्वभाव में गर्मी होती है, पित्तल व्यक्ति के लिए हर चीज शीतल यानी ठंडी करने वाली सुझाई गई है। घी का सेवन, विरेचन, मीठे, कड़वे और कसैले स्वाद वाली ठंडी चीजें,
और तो और चंदन का लेप लगाना, मोतियों की माला पहनना, ठंडी हवा में और बगीचों में घूमना। सुनने में तो बड़ा शाही इलाज लगता है। लगता तो है, लेकिन सिद्धांत बहुत सरल है। पित्त की अग्नि और गर्मी को शांत करने के लिए पूरा माहौल, पूरा जीवन ठंडा और शांत होना चाहिए। ये सिर्फ दवा नहीं बल्कि एक चिकित्सीय वातावरण बनाने जैसा है। बिल्कुल। और अंत में श्लेष्मल व्यक्ति, जिनमें भारीपन और धीमापन होता है, उनके लिए उपचार तीक्ष्ण और गर्म होता है। मतलब पित्तल से एकदम उल्टा। एकदम उल्टा। उन्हें रूखा और कटु, तिक्त, कषाय रस वाला भोजन करने, व्यायाम करने, तैराकी करने, रात में जागने और आरामदायक जीवन शैली को त्यागने की सलाह दी जाती है, ताकि शरीर में ऊर्जा और गति बनी रहे। सही। तो आज के इस चर्चा को अगर हम समेटें तो रोगानिक विमान सिर्फ रोगों का वर्गीकरण नहीं है, ये एक पूरी सोच है जो बीमारी को समझने के लिए कई परतों में उतरती है। बीमारी का अंजाम क्या होगा, उसकी ताकत क्या है, उसका शरीर और मन में स्थान कहाँ है, उसका कारण अंदरूनी है या बाहरी, और फिर ये देखती है कि मरीज का अपना इंजन यानी अग्नि कैसी है, और अंत में उस मरीज की अपनी बनावट यानी प्रकृति कैसी है। आपने इसे बहुत अच्छे से सारांशित किया है। ये एक समग्र दृष्टिकोण है और ये अध्याय एक आदर्श वैद्य के गुणों का वर्णन करके समाप्त होता है, वह जो इन सभी तत्वों को जानता हो। ये जोर देता है कि ये ज्ञान सिर्फ सैद्धांतिक नहीं बल्कि एक चिकित्सक के लिए सबसे व्यवहारिक उपकरण है। ये सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि विवेक है। बिल्कुल। ये हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाता है। इस प्राचीन ग्रंथ में रोग का इलाज करने से पहले रोगी की प्रकृति और उसकी पाचन अग्नि को समझने पर इतना जोर दिया गया है। अगर आज की आधुनिक चिकित्सा भी निदान के लिए सिर्फ रोग केंद्रित होने के बजाय थोड़ा और व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण अपनाए तो स्वास्थ्य सेवा का स्वरूप कैसा हो सकता है।